हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री का हम फैराडे फर्स्ट लॉ जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है उसको समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये लॉ अच्छी तरह से करके जाना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे और बाद में भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ एक्चुअल में क्या बताता है। It states during electrolysis the amount of substance deposited or liberated at each electrode is directly proportional to the amount of charge that passes through the cell। इसकी अगर स्टेटमेंट है तो आपको ये लर्न करनी है। कई बार ये 1 या 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड में, वो जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज आपने सेल के थ्रू पास किया होगा। इसको हम सेल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सबको पता है कि ये इलेक्ट्रोड्स होता है, मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये 2, है ना। और अंदर इसके अंदर क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अगर मॉल्टन है तो वो क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, क्या पता एक्वस हो, ठीक है। तो आयंस बनेंगे, एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता ही है ना, जैसे एसिड होगा तो वो अपने कैटायन और एनायन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो कैटायंस है, अगर मैं इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से अरेंजमेंट कर दूं तो यहाँ पे बैटरी का प्लस पोटेंशियल है, तो प्लस चार्ज यानी कि ये रॉड में प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस रॉड में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये कैटायन है और एनायन है जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉल्टन थे तो ये ब्रेक हो गए। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एनायन है वो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना। एनायन किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, और कैटायन कहाँ जाएंगे, वो आपके नेगेटिव रॉड की तरफ जाएंगे। तो एनायन पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएंगे और कैटायन आपके नेगेटिव रॉड की तरफ जाएंगे। तो एनायन यहाँ जा रहे हैं तो इसलिए एनोड याद कर लेना, और कैटायन आपके इस साइड जा रहे हैं, नेगेटिव साइड में कैटायन जा रहे हैं तो कैथोड। तो जो पॉजिटिव ये वाली रॉड होगी एनोड होगी और ये वाली कैथोड होगी। अब आपको सबको पता है एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और कैथोड में रिडक्शन होता है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ तक तो आपको सबको आता होगा, 11th में आप सीख चुके होंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस होके यहाँ पे जो भी अमाउंट लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, यहाँ से लिबरेट और यहाँ से डिपॉजिट होगा, तो वो उसका जो मास है, उस सब्सटेंस का मास कितना वो लिबरेट हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा चार्ज पे कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज फ्लो किया है सेल के थ्रू, ठीक है। तो इसको अब हम और आगे समझते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज तो हमें समझ आ गया इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, ये भी हमने समझ लिया। चलिए अब आगे का समझते हैं। तो फैराडे लॉ कहता है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है चार्ज पे, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का साइन हटाओगे तो आपका एक प्रोपोर्शनल आएगा, जिसको हम केमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे Z, ठीक है। तो अब ये Z एक्चुअल में क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट। और इसकी यूनिट की बात करें तो देखो मास अपॉन Q है ना, Z क्या है, मास अपॉन Q, तो kg पर कूलम हो जाएगी। अगर मैंने Q यानी कि चार्ज 1 कूलम लिया तो उस टाइम पे जो मास होगा या वेट होगा, Z वो वेट है या मास है, कब, जब कूलम कितना चार्ज पास किया आपने, 1 कूलम चार्ज। तो जब चार्ज 1 कूलम होता है तो Z एक्चुअल में वेट या मास होता है, ठीक है, मास कह लो, वेट कह लो। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने Z को हल्का हल्का तो आपको बता दिया, Z क्या है, मास है, जब चार्ज कितना होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। तो अगर मान लो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ले लेते हैं हम। अगर मान लो ऑक्सीडेशन में यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो Na प्लस से Na में चार्ज का तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका गेन हो रहा है ना, चार्ज घट रहा है,
पॉजिटिव से 0, तो यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ये। तो Na पॉजिटिव ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो Na एटम में चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है, देखो जब आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे 1 मोल है ना, ये कितना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो Na भी कितना बना 1, Na भी कितना बना आपका 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना मोल Na बना 1 मोल, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये वैल्यू होती है 96500, इसको हम 1 फैरेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं 1 फैरेड। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैरेड, 96500 कूलम चार्ज होता है। तो यानी 1 फैरेड में कितना ग्राम मास बना, इसका मोलर मास। 1 मोल का मतलब क्या होता है मोलर मास ना। तो अगर इतने कूलम में मोलर मास के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हुआ, तो 1 कूलम चार्ज में, क्योंकि आप Z तो 1 कूलम के लिए निकालते हो ना, Z का मतलब क्या है 1 कूलम चार्ज पे। तो 1 कूलम चार्ज पे अगर इतने कूलम पे 23 आ रहा है, तो 1 कूलम पे कितना आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 96500। अब देखो बाई चांस यहाँ 1 की जगह 2 होता, तो यहाँ 2 आ जाता ना, तो यहाँ पे 2 लिख देते आप, बट यहाँ पे तो ये 1 था, ये 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 मोल लिखा। अगर 2 मोल होता तो यहाँ पे 2 इंटू होता ना, तो यहाँ 2 आ जाता। यानी कि ये जो भी आपका मोल का नंबर है, या इसको हम एन फैक्टर कहते हैं, तो एन फैक्टर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि Z एक्चुअल में क्या है, देखो ये क्या है मोलर मास, बट अगर एटम है, अगर ये एटम है तो एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, मोलर मास या एटॉमिक मास। और यहाँ पे क्या है 96500, एंड ये क्या है 1, यानी कि 1 क्या है, जितना इस पर चार्ज होगा उतना ही तो ये आएगा। अगर यहाँ 2 प्लस चार्ज होता तो ये 2 आ जाता, तो ये 1 या 2 जो भी आएगा वो एन फैक्टर होगा। अगर जितना चार्ज है आयन पे उतना ही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 चार्ज था इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, अगर 2 चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होता, तो यानी एन फैक्टर। तो ये जो Z एक्चुअल में मोलर मास या फिर एटॉमिक मास कह लो 96500 इंटू एन फैक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ZNA का कितना मिला, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर अपॉन 96500। अब आपको ये तो पता ही होगा मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट मास। मोलर मास को जब एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है इक्विवेलेंट मास अपॉन में 96500, ये 96500 है, ठीक है। तो यहाँ से Z की ये भी फॉर्मूला बन सकता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। अब देखो हमने पढ़ा था कि M क्या होता है Z होता है, तो Z की जगह हमने रख दिया इक्विवेलेंट मास 96500, एंड साथ में चार्ज आपको पता होना चाहिए। अगर करंट होता है हमारा I होता है अगर Q/T, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा IT, है ना। तो Q की जगह आपने क्या लिख दिया IT लिख दिया। तो मोल मास जो है डिपॉजिट या लिबरेटेड वो किसके बराबर हो जाएगा, Z का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, ये होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू में IT। अब इस फॉर्मूले को और एलिब्रेट करते हैं, तो देखो यहाँ से मास आ जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एंड साथ में IT एंड 96500। अब अगर मैं इस मास के साथ इस मोलर मास को ले जाऊँ यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ ऊपर है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो मास अपॉन मोलर मास आ जाएगा IT अपॉन 96500 एंड साथ में एन फैक्टर, है ना। तो अब फॉर्मूले को और देखते हैं। मास अपॉन मोलर मास सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स होता है, मास अपॉन मोलर मास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला निकल के आ गया IT एन फैक्टर इंटू 96500, ठीक है, IT एंड एन फैक्टर 96500। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल अगर हम कह रहे हैं क्वेश्चन में, या हम किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान करंट को कांस्टेंट पास करें, टाइम भी आपका फिक्स्ड हो और ये भी फिक्स्ड ही है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ एन फैक्टर पे, है ना। एन फैक्टर पे कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे एन फैक्टर के, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल आपके गेन होंगे या लॉस होंगे वो उसके एन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ एन कैथोड का नंबर ऑफ मोल इन कैथोड और नंबर ऑफ मोल इन एनोड, तो वो देखो एन फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है ना,
तो एनोड का एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा और कैथोड का नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको किसी एक का निकालना है नंबर ऑफ मोल तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे फैराडे लॉ में। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, आपको पूछा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, फैराडे की टर्म्स में निकालनी है। अगर आप 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम किससे कैल्शियम को लाना चाहते हो, CaCl2 मॉल्टन CaCl2 से, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता ही है कि कहीं से अमाउंट लिबरेट होता है और कहीं डिपॉजिट होता है ना, कैथोड पे डिपॉजिट होता है, एनोड से लिबरेट होता है। तो कितना कैल्शियम, मतलब 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम अगर मुझे बनाना है तो CaCl2 से, मॉल्टन CaCl2 से, तो कितना फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। या फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, अगर 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है मॉल्टन एल्यूमिनियम Al2O3 से, तो कितना आपको फैराडे पास करना पड़ेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। तो इन दोनों को हम देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देख रहा है कि Ca कहाँ से निकालना है, CaCl2 से। तो CaCl2 सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक होगा Ca2+ और Cl2Cl- में, है ना। तो ये तो सबको पता है, ये CaCl2 क्या होगा, Ca2+ और Cl इसमें ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। हमें तो क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट करवाना है तो हम कौन सा वाला करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखेंगे। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम 2+ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 2+ चार्ज है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन से वो एटम में चेंज हो जाएगा। तो इतना कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। अगर रिएक्शंस को देखें तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना कैल्शियम बना, 1 मोल, है ना। 1 मोल का मतलब उसका एटॉमिक मास, कैल्शियम एटम में तो उसका एटॉमिक मास। तो 40 ग्राम कैल्शियम बन रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। अब आपको क्योंकि फैराडे की टर्म में ही आंसर लाना है तो आपको पता है 2 मोल, 1 मोल का मतलब 1 फैराड, तो 2 मोल का मतलब 2 फैराड होता है। आपको चाहिए कितना, 40 ग्राम में नहीं चाहिए आपको, क्वेश्चन में 20 ग्राम में चाहिए। तो 20 ग्राम में अगर निकालना है तो 40 ग्राम में अगर 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो 20 ग्राम में निकालने के लिए आप समझ लो, अगर 40 में 2 है तो 20 में कितनी आएगी, 2 से डिवाइड करो, है ना। तो 1 फैराड, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, 1 फैराड। या कितना चार्ज डिपॉजिट हो जाए, कितना चार्ज फ्लो करना पड़ेगा, 1 फैराड, ठीक है। या फिर मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकती थी वो, लेकिन थोड़ा लंबा तरीका हो जाता। अभी तो यहाँ मेरा सिंपली निकल गया, फैराड में ही तो निकालना है हमें आंसर। या फिर मैं कह सकती थी कि 40 ग्राम कैल्शियम में कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन होता है ना। अगर रिएक्शन को देखें हम तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, चार्ज वाइज बोले तो 2 मोल का मतलब 2 × 96500, है ना। 40 ग्राम में कितना चार्ज फ्लो किया, 2 × 96500। तो अगर मेरे को 20 ग्राम में निकालना है तो इसको इससे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये 20 ग्राम में निकालने के लिए पहले 40 से डिवाइड करोगे, फिर 20 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से ये कैंसिल होके ये आ गया 96500 कूलम। और मुझे आंसर को किस में चाहिए, फैराड में चाहिए ना। तो आपको 20 ग्राम कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। अगर कूलम वाइज बोले तो इतना, बट अगर फैराड वाइज बोले तो इतने में कितना फैराड होता है, 1 फैराड ही तो होता है। तो वैसे भी आपने 1 फैराड निकाला है, यहाँ से भी आप 1 फैराड निकाल लोगे। सेकंड क्वेश्चन जो देखो आपका एल्यूमिनियम के केस में था, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है मॉल्टन Al2O3 से। तो इसको कैसे करना है, सेम ऐसे ही करना है इसको भी। इसमें भी आप पहले तो एल्यूमिनियम बनाना है तो इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। एल्यूमिनियम कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम 3+ आयन से एल्यूमिनियम बनना है, तो 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। और इससे कितना बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है ना। 1 मोल का मतलब उसका एटॉमिक मास या मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास ले लो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 ग्राम। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, 27 ग्राम। तो
अब हमें कितना चाहिए होता है, 3 मोल का मतलब 3 × 96500। वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, फैरेड में ही आंसर निकालना है। 3 फैरेड बन रहा है 27 ग्राम में, आपको 40 ग्राम में फैरेड पूछा है, तो सोच लो कैसे निकलेगा। वो तरीका भी मैं अभी दोबारा बता दूंगी, बट अभी मैं इसको और थोड़ा लंबा एलिब्रेट करके समझा देती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाए। तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 × 96500, तो मुझे इतने कूलम चार्ज में तो पता चल गया 27 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, बट मेरे को 1 कूलम में निकालना है, मतलब Z निकालना है इसका। तो ये 3 × 96500 कूलम में इतना, तो 1 कूलम का मतलब Z, 1 कूलम में Z ही तो होता है। 1 कूलम का मतलब 1 कूलम मास में जो 1 कूलम चार्ज में जो मास बनता है उसी को तो हम Z कहते हैं, है ना। तो यहाँ से 1 कूलम पे हम निकालेंगे तो पहले तो 27, ये डिवाइड हो जाएगा, जब भी 1 पे निकालते तो ये नंबर डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से 3 9 सा, तो यानी कि Z मेरा आ गया 9/96500, है ना। एंड साथ में मास कैसे निकलता है, Z × Q, अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो। अब Q मुझे निकालना है क्वेश्चन में, चार्ज ही तो निकालना है हमें, है ना। तो चार्ज निकालना है तो चार्ज यहीं रहेगा, ये नंबर इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होगी तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। तो चार्ज आ गया यहाँ से 40 × 96500/9, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये इतना आ जाएगा, इतना कूलम चार्ज। चार्ज किस में आता है, कूलम में आता है। अब इसको आपको फैरेड में भी निकालना है, तो अगर आपको कूलम को फैरेड में बदलना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 96500 से, है ना। अगर कूलम को फैरेड में बदलना है तो 96500 से डिवाइड करना पड़ेगा Q, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, बट अगर बहुत इजीली करना चाहते हो तो यूनिटरी मेथड आप स्टार्टिंग में ही लगा सकते हो। देखो कैसे करना है दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे मुझे आंसर क्योंकि जस्ट फैरेड में चाहिए, तो ये 3 × 96500 का मतलब क्या है, 3 फैरेड में कितना बन रहा है, 27 ग्राम। बनाना कितना है हमको बनाना है 40 ग्राम, है ना। कितना बनाना है, 40 ग्राम बनाना है हमको। तो यहाँ से आप यूनिटरी मेथड लगाओ, 3 फैरेड में 27 ग्राम बन रहा है, तो 1 ग्राम में कितना बनेगा, 3/27, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको 1 ग्राम का मतलब 1/9 आ जाएगा ना, ये कैंसिल करके 1/9 फैरेड। तो मुझे 40 ग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम में अगर इतना है तो 40 में निकालने के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब भी ये आंसर इतना ही आएगा। तो चाहो तो आपको तो जस्ट फैरेड में ही बोला था, हाँ अगर पूरा कूलम में बोलते तो आप ये पूरा डिटेल करते चार्ज को, जो हमने तो अभी करा है ना। ये जो अगर चार्ज कूलम में निकालना होता तो फिर ऐसे करके निकलता, कूलम में निकल जाता और फिर वापस फैरेड में चाहिए होता तो ये 96500 से आप डिवाइड कर देते। इतना फैरेड में ही निकालना है तो इतना लंबा ना करके हम क्या करेंगे, सीधा ही यहीं पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे। यहीं से हमें 3 फैरेड दिख रहा है 27 ग्राम, तो हम 40 ग्राम पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे तरीके से आपको इसमें फैराडे लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसके और भी न्यूमेरिकल सम करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, तो चैनल से मैं जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर केमिस्ट्री की वीडियोस है, मैथ्स के वीडियोस है, तो वो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं, और CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या सप्लीमेंट्री अगर आप दे रहे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताइएगा। एंड ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। और प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगी।